हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। ये आपका चैप्टर 3 इंडियन डेमोक्रेसी चैलेंजेस एंड रिस्पांस के क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड पार्ट है। जो हमारा पहला एक पार्ट था उसमें हमने आंसर इन डिटेल्स किए थे। अब करना है जो आपकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चैप्टर आपका ग्रेड 12 पॉलिटिकल साइंस से है। सबसे पहला था राइट शॉर्ट नोट्स। बहुत शॉर्ट में आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। पहला है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब हुआ कि आप शिक्षित नहीं हैं, आप चीज को पढ़ लिख नहीं सकते। तो यहां इलिटरेसी को क्या माना गया है कि इलिटरेसी आपके अंदर की वो अक्षमता है, इनएबिलिटी है, जिसमें आप ना तो पढ़ सकते हैं ना आप लिख सकते हैं। और ये जो है एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। हैम्पर्स मतलब हुआ बाधा बनती है इंडिविजुअल के लिए कि वो उसकी जो पहुंच है, चाहे इंफॉर्मेशन को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, या जो एम्प्लॉयमेंट यानी जो रोजगार के मौके मिलते हैं उनको लेकर उसकी जो एक पहुंच होनी चाहिए, उसमें ये बहुत बड़ा बाधा का कारण होती है। क्योंकि आप जब लिख पढ़ ही नहीं सकते तो आप इन जगहों पर जाके काम को करेंगे कैसे। बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां हाई इलिटरेसी रेट जो है वो किससे जोड़ा गया है, जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज है यानी जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं उनसे जोड़ा गया है। और साथ ही साथ कि जो एक क्वालिटी एजुकेशन होती है कि उस तक आपकी जो पहुंच है वो नहीं हो पा रही। नतीजा क्या हो रहा है, आप गरीबी और असमानता का शिकार हो जाते हैं। जब आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है और उसका कारण जो है सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं, जिसके कारण आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी नहीं आ पा रही है आपके लिए कि आप उन चीजों को हासिल कर पाए, क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर पाए, तो ऐसे में आप गरीबी और असमानता का शिकार होते हैं। अगर हम इलिटरेसी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर ध्यान दें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करना होगा, लिटरेसी प्रोग्राम्स को प्रमोट करना होगा, और सबसे पहले इस चीज को इंश्योर करना होगा कि एजुकेशन जो है वो सब तक उसकी पहुंच हो। तो पहला टॉपिक था आपका इलिटरेसी। दूसरा आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी अगेन गरीबी। गरीबी जो है एक ऐसी कंडीशन है, कंडीशन यानी एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसे हालात हैं जहां चाहे इंडिविजुअल हो या कम्युनिटीज हो, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इतनी कमी होती है कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि फूड, शेल्टर या हेल्थ केयर, उनको पूरा कर पाए। अब इसको जो है किसके साथ जोड़ा जाता है, आपकी एजुकेशन तक बहुत सीमित पहुंच है, रोजगार तक नहीं है, और जो और सामाजिक सेवाएं होती है उस तक आपकी पहुंच इतनी कम है कि आप जो है उस हालात में है जहां आप अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे। अब पॉवर्टी जो है वो कई सारे कारण से हो सकती है, इसमें आर्थिक तौर पर असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। अगेन दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गई, और पर्याप्त मात्रा में जो एक सोशल सेफ्टी नेट्स होते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे, उतने इस तरीके से नहीं है कि आपको जो है उस लाइन से ऊपर लाया जा सके। बहुत कोशिशें करी जा रही हैं पॉवर्टी को हटाने की, और उसमें जो है मेनली उनका फोकस किस पे होता है कि आर्थिक तौर पर डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए कि सबका विकास हो। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको बेहतर किया जाए ताकि सब लोग जो है उस चीज का लाभ उठा सके। थर्ड आता है कास्टिज्म। कास्टिज्म यानी कि बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, और एक प्रेजुडाइज मीन्स पहले से जो एक मन में धारणा बनी होती है, ये उसको रिफर करता है जो कि किस पर आधारित है, कास्ट पर। ये एक ऐसा ट्रेडिशनल तौर पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर जो खास तौर पे कास्ट पर आधारित है। इसमें क्या होता है, कास्टिज्म में सामाजिक तौर पर आप औरों से अलग हो जाते हैं, आपके साथ अनइक्वल तरीके से, असमान तरीके से ट्रीटमेंट होता है, और आपको बहुत ही सीमित तौर पर मौके मिलते हैं, खास तौर से वो लोग जो लोअर कास्ट को या शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं।
कास्टिज्म किस चीज को ज्यादा बढ़ावा देता है? सामाजिक और आर्थिक असमानता को। इसका असर किस पे पड़ता है? एजुकेशन के पे, एम्प्लॉयमेंट पे और सोशल मोबिलिटी। अगर हम कास्टिज्म को एड्रेस करें तो उसमें हमें क्या चेंज करना होगा? मतलब हम कास्टिज्म को अगर कम करना चाहें, उसको इस तरीके से करें कि लोगों को, सबको बराबरी का मौका मिले, तो सबसे पहले तो लीगल तौर पे आपको चेंजेस करने होंगे, अफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शंस लेने होंगे और साथ ही साथ सोशल अवेयरनेस और इक्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। नेक्स्ट आता है कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म क्या हुआ? कम्युनलिज्म का मतलब हुआ जो हमारा समाज है उसका विभाजन, डिवीजन होना, किसकर बेसिस पे? रिलीजियस या एथनिक लाइंस। नतीजा क्या होता है? इसी के कारण टेंशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, वायलेंस होता है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच, तनाव रहता है, मतभेद होते हैं और हिंसा होती है। ये बेसिकली कम्युनलिज्म उठता कैसे है? ये होता है रिलीजियस या कल्चरल डिफरेंसेस के कारण, और साथ ही साथ इसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है जब राजनीतिक तौर पे शोषण किया जाता है, या फिर आपका इतिहास में आपने अगर इतना दुख झेला है तो क्या होता है, या परेशानियां उठाई हैं, तो उन सब के कारण ये जो है कम्युनलिज्म उठता है। इस कम्युनलिज्म के कारण जो एक आपस में सामाजिक तौर पे हम लोग जुड़े रहते हैं या शांति रहती है, ये उसको कहीं ना कहीं कम करता है। और अगर हम इससे डील करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक आपस में बातचीत का, एक दूसरे पे भरोसा करके बातचीत जो होती है उसको प्रमोट करना होगा। सबको बराबर का ट्रीटमेंट हो ये देखना होगा, पॉजिटिव प्लस पॉइंट क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसी पॉलिसीज को क्रिएट किया जाए जिसमें सब लोग जो है शामिल। तो ये होता है कम्युनलिज्म। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें आपको आंसर्स देने हैं अगेन शॉर्ट में। अगर आपको ये आंसर्स भी लॉन्ग लग रहे हैं तो आप इनको अपने हिसाब से कट शॉर्ट कर लीजिए। पॉलिटिकल वायलेंस से आप क्या समझते हैं? मतलब राजनीतिक तौर पे जो हिंसा होती है उससे आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब हुआ फोर्स का या एग्रेशन, गुस्से का इस्तेमाल करना इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या गवर्नमेंट के द्वारा अपने जो पॉलिटिकल गोल्स हैं उनको हासिल करने के। अगेन पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब हुआ कि हम जोर जबरदस्ती का, गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम अपने आप में एक इंडिविजुअल क्यों ना हो, ग्रुप हो, गवर्नमेंट हो, सब कोई जो है इन चीजों का इस्तेमाल कर रही है ताकि हमारा जो अपना एक पॉलिटिकल टारगेट है, जो गोल है, इंटरेस्ट है, उसको हम अचीव करना है। अब इसमें कौन कौन से एक्ट्स शामिल होते हैं? टेररिज्म होता है, इंसर्जेंसी होती है, असैसिनेशन होते हैं, रायट्स होते हैं और स्टेट रिप्रेशन। इसका मेन एम क्या होता है? जो भी पॉलिटिकल आउटकम्स है उनको प्रभावित करना। टेररिज्म का मतलब हो गया आतंकवाद, इंसर्जेंसी मतलब हुआ विद्रोह या बगावत, असैसिनेशन मारना लोगों का, उनका कत्ल करना, राइट्स दंगे हो गए, और स्टेट रिप्रेशन का मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है ये वो कोशिश ये कर रही है, गवर्नमेंट कह लीजिए या पॉलिटिकल जो पावर है वो ये कोशिश कर रही है कि सिटीजन्स को कंट्रोल करें ताकि अपने जो खुद के पॉलिटिकल रीजंस है उसके लिए वो सिटीजन को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है? पॉलिटिकल आउटकम्स जो है उनको प्रभावित करना। सप्रेसिंग डिसेंट, इसका मतलब हुआ कोशिश करना रोकने की या पनिश करना उस इंसान को जो पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहा है, उसे कहते हैं सप्रेसिंग डिसेंट। या फिर गवर्नमेंट्स जो है, जो सरकार है, उसको स्थिर अगर है तो उसको डिस्टेबलाइज करना, यानी कि उसकी अस्थिर करने की कोशिश करना। तो ये होता है बेसिकली पॉलिटिकल वायलेंस। साथ ही साथ पॉलिटिकल वायलेंस जो है आइडियोलॉजिकल, यानी जो विचारधारा होती है, एथनिक जातीय तौर पे या जो सामाजिक मतभेद होते हैं उनसे अपनी जड़ पकड़ता है, और ये कमजोर अंडरमाइन यानी कमजोर बनाता है किसको? जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको, और एक सामाजिक तौर पे जो स्थिरता होती है
एक स्टेबिलिटी होती है, उसको ये कमजोर करने की कोशिश करता है, इसे कहते हैं पॉलिटिकल वायलेंस। नेक्स्ट आता है रीजनल इम्बैलेंस। क्या होता है? रीजनल यानी कि क्षेत्रीय तौर पे एक आप में बराबरी चीज का जो है लेवल नहीं है। रीजनल इम्बैलेंस मतलब हुआ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, चाहे वो आपका आर्थिक विकास हो उसमें आपके साथ जो है उतना बराबर का, जैसे किसी स्टेट में ज्यादा हो रहा है किसी स्टेट में कम हो रहा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना आर्थिक विकास का, रिसोर्सेज यानी जो भी हमारे संसाधन है उनका, और ऐसे मौके अलग अलग ज्योग्राफिक एरियाज के जो कंट्री के अंदर हैं उनको जो है अनइक्वल तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है रीजनल इम्बैलेंस। ये जो डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी मतलब असमानता है, इसी के कारण क्या होता है, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा संपन्न हो जाते हैं, वेल्दी हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। क्यों? उनके यहाँ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां इंडस्ट्रीज होती हैं, सर्विसेज सारी अवेलेबल होती हैं। और कुछ अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। अंडर डेवलप्ड का मतलब जो विकसित हो पाते हैं, क्योंकि उन लोग के पास ना तो उनकी एजुकेशन तक पहुंच है, ना हेल्थ केयर तक, और ना ही उनको रोजगार के मौके मिलते हैं। इंडिया में रीजनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, आइदर स्टेट्स के बीच में या स्टेट्स के अंदर। कारण होता है हिस्टोरिकल भी हो सकता है, ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, या पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं। नतीजा क्या होता है? अनइवन ग्रोथ होती है, सोशल तौर पे इनइक्वालिटी रहती है पूरे कंट्री के अंदर। अगर हमें इन इम्बैलेंसेस को एड्रेस करना है तो बहुत जरूरी है इंक्लूसिव और बैलेंस नेशनल डेवलपमेंट को करा जाए। थर्ड क्वेश्चन आता है रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है? रीजनलिज्म का मतलब हुआ इंटरेस्ट और डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर रीजन का कंट्री के अंदर, उसकी ज्यादा से ज्यादा आप फेवर कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो वो जो क्षेत्र है वो अपने इंटरेस्ट, अपने पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट की ज्यादा से ज्यादा वकालत करे कंट्री के अंदर, जिसमें वो जोर किस पे दे रहा है? वहां के लोकल कल्चर पे, उसकी अपनी पहचान पे, और जो आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक चिंताएं हैं उन पर। इसमें वो क्या चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा छूट मिले या हम एक पर्टिकुलर रीजन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन इनकी इन डिमांड से जो हमारी नेशन की यूनिटी है उस पर कोई खतरा नहीं होता या उसको बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं किया जाता। ये कहलाता है रीजनल। वही सेपरेटिज्म क्या हुआ? सेपरेटिज्म मतलब हुआ कि आप पूरी तौर से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक सेपरेट नेशन स्टेट बन जाए जिसमें कल्चरल, एथनिक और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण आपने ये डिमांड कर दी कि हमें तो बिल्कुल ही एक सेपरेट नेशन स्टेट चाहिए, हम आपके साथ नहीं। दिस इज कॉल्ड सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म का मेन एम क्या होता है? जो हमारा एग्जिस्टिंग नेशन है उसको तोड़ देना। फिर क्या होगा? जो आपका मतलब फाइनली आउटपुट क्या आएगा कि आप जो है विभाजित हो जाएंगे, उसे कहते हैं सेपरेटिज्म। तो अगर फाइनल उसमें देखा जाए तो रीजनलिज्म जो है वो नेशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, जबकि सेपरेटिज्म जो है उससे बाहर निकलना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स और कास्ट एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं? पॉलिटिक्स और कास्ट एक दूसरे को बहुत डीपली प्रभावित करते हैं। कैसे? जो कास्ट होती है उसकी कैसे पहचान होती है? क्योंकि जो कास्ट के लोग होते हैं वही कई बार पॉलिटिकल बिहेवियर को एक तरह से शेप देते हैं, क्योंकि वोटर्स जो हैं वो अपने आप को किससे जोड़ लेते हैं? उन पार्टी से या कैंडिडेट से जो उनके कास्ट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नतीजा क्या होता है? कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है। आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, अब आप अपने कास्ट का डेवलपमेंट चाह रहे हैं, आपका अपना इंटरेस्ट है, तो ऐसे में आप वो पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी कास्ट को फेवर कर रही है, ये बोल रही है भाई हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे में आप फिर किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करेंगे? कि जो हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहा है। तो इसे कहते हैं कास्ट बेस्ड वोटर्स, जो आप क्या कहते हैं अपने आप को उनसे जोड़ लेते हैं जो आपके कास्ट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ज्यादातर स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स को अपील करने की कोशिश करती हैं, जिसमें वो अलायंस बना लेती हैं
कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का इस्तेमाल करती हैं और अपने फायदे के लिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिले, इसके लिए वो जो है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का भी इस्तेमाल करती हैं और गठबंधन भी कर लेती है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पावर जो है वो रीशेप कर सकती है इस कास्ट डायनेमिक्स को। कैसे? जो हिस्टोरिकली तौर पे मार्जिनलाइज कास्ट हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले और उनके ऊपर जो है प्रभाव पड़े डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के माध्यम से, तो पॉलिटिकल पावर जो है कास्ट डायनेमिक्स को रीशेप कर सकती है। ये जो म्यूचुअल तौर पे इन्फ्लुएंस है, ये क्या करता है? ये कास्ट आइडेंटिटीज जो है पॉलिटिक्स के अंदर उनको और ज्यादा मजबूत करता है, जबकि साथ ही साथ वो मौके दे रहा है एक सामाजिक तौर पे मोबिलिटी के, मूवमेंट के और लोअर कास्ट को और ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली कास्ट और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें है 1 और 2 सेंटेंसेस में आपको बताना है चैलेंजेस कौन कौन से हैं इंडियन डेमोक्रेसी के सामने। तो जो इंडियन डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस हैं उसमें आता है आपका पॉलिटिकल तौर पे करप्शन, सोशल इनइक्वालिटी, कम्युनल टेंशंस और इफेक्टिव तौर पे इंप्लीमेंटेशन लॉज और पॉलिसीज। इसके साथ साथ इंश्योर करना होता है कि इंक्लूसिव तौर पे सबका डेवलपमेंट हो, जिसमें जो हमारी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, मेंटेन करा जाए जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनकी अखंडता बनी रहे, और क्रिटिकल इश्यूज जो हैं खास तौर से यही हैं हमारे यहाँ जो हमारी इंटीग्रिटी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की है उनको चैलेंज करते हैं, तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है और ये तभी करा जा सकता है जब किस तरीके के पॉलिटिकल करप्शन, सोशल इनइक्वालिटी को जो है हम चैलेंजेस को जो है किसी तरीके से रिजॉल्व कर। नक्सलिज्म कैसे बॉर्न हुआ? नक्सलिज्म जो है उसकी शुरुआत हुई 1967 में। एक गांव था नक्सलबारी जो कि वेस्ट बंगाल में, वहां पर जो है कम्युनिस्ट लीडर्स के द्वारा पीजेंट अपराइजिंग हुई, मतलब जो वहां के लोकल किसान वगैरह थे उन लोगों ने बगावत कर दी। वो क्या चाह रहे थे? जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रूरल के जो गरीब लोग हैं उनका लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, उन वाले मुद्दों को कोई एड्रेस कर, उन पर ध्यान दे। भाई जो वहां के जो नक्सलबारी के गरीब लोग हैं या जो किसान वगैरह हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ जो है जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सही नहीं है, उसको आप एक बार ध्यान दें उन मुद्दों पे। प्लस जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो गरीब का शोषण कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दें। तो ऐसे में कम्युनिस्ट लीडर्स के द्वारा ये जो पीजेंट अपराइजिंग हुई उससे नक्सलिज्म का जन्म हुआ। इसमें ज्यादातर क्या इन्वॉल्व है? आर्म्ड मूवमेंट्स, हथियारबंद मूवमेंट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसमें वो क्या चाह रहे हैं कि जो राइट्स हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की उनको जो है आप उन पर जो है ध्यान दें। वो चाहते हैं हमारे जो अधिकार है वो हमें मिले। फिर आता है राइट टू एजुकेशन। आरटीई कब इंट्रोड्यूस किया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2010 में, जहां पर इंडिविजुअल जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल है उनको मैंडेटरी है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। 6 से 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले, उसके लिए जो एक्ट बनाया गया वो अप्रैल 1 2010 में बनाया गया, उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, यानी मूलभूत अधिकार। ऐसे 2 टेररिस्ट अटैक्स जो इंडिया में हुए उसके बारे में बताना है। तो जो 2 मेजर टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुए वो था एक 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ, जहां पर मल्टीपल लोकेशंस जो मुंबई में थी उनको टारगेट किया था टेररिस्ट ने। लगभग 170 डेथ्स हुई थी। एक तो ये अटैक था और दूसरा हुआ था 2001 में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था जिसमें टेररिस्ट ने कोशिश करी थी इंडियन पार्लियामेंट को एक तरह से अपने अंडर कंट्रोल करने की, और उसका नतीजा हुआ था कि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वहां पर उनकी डेथ हो गई थी, मारे गए थे वो लोग। तो ये एक तरह से सॉर्ट ऑफ नेशनल क्राइसिस थी जो उस टाइम पर खड़ी हो गई थी। नक्सलाइट्स का दूसरा नाम क्या है? नक्सलाइट्स जो है वो माओइस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं? माओ जेडोंग की।
ये माओ जेडोंग जो थे, इनकी विचारधारा के अनुसार आर्म्ड रेबिलियन होना चाहिए, मतलब हथियारबंद बगावत करिए गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए, और जो भी मुद्दे हैं लैंड इक्वालिटी के या सोशल इंजस्टिस के, उनको आप उन पर ध्यान दीजिए। फाइनली आते हैं आपका 5th क्वेश्चन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। शेड्यूल कास्ट कौन सी कैटेगरी में आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल। स्टेट रीजनल पार्टी डीएमके जो है वो किस स्टेट की पार्टी है? तमिलनाडु। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को? आर्टिकल 370। कौन एसोसिएटेड है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड मूवमेंट से? प्राइमरी एजुकेशन। और किस स्टेट में नक्सलिज्म का जन्म हुआ? दैट इज वेस्ट बंगाल। तो ये आपका चैप्टर था जिसकी पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व करी है। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। हैं अगले चैप्टर में।